हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़ लिए कि पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है और क्या फैमिली के ऊपर पड़ता है, उसके बारे में हम लोग ने जाना। इसके साथ साथ पॉपुलेशन को ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमने डिफरेंट सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे, जैसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे। इसके साथ साथ कुछ बैरियर्स देखे, जैसे कॉन्डोम्स हो गया, डायफ्रागम हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस 3 तरीके का होता है, 3 टाइप का होता है। एक नॉन मेडिकेटेड होता है, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था लिप्स लूप। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा बेटा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ा, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलूड 375। और थर्ड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में हम लोग ने देखा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसमें प्रोजेस्टासर्ट देखे, LNG-20 देखा। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग ने देखा कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बैरियर्स हम लोगों ने देखा, वो क्या काम कर रहा था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको STD बोलते हैं, उसको भी होने से रोकता है। इसके अलावा हम लोग ने ओरल कंट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसमें माला डी के बारे में देखा, सहेली के बारे में देखा। जो सहेली क्या है, वंस इन अ वीक लिया जाता है, और वही डिफरेंट जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं वो आपको डेली लेना होता है फॉर अप टू द 21 डेज। एंड 7 डेज में हम लोगों ने क्या बात किया था कि प्लेसिबो टैबलेट्स आते हैं, मतलब उसमें किसी तरीके से हार्मोन्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा, और इसका मेन मोटिव्स क्या था, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे उन सभी का मोटिव्स ये था कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके, टू डिले द प्रेगनेंसी। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समहाउ आप किसी तरीके से यू गेट द प्रेग्नेंट, बट इफ यू डू नॉट वांट दिस चाइल्ड, तब क्या करिएगा कि उस फिटस को, उस एम्ब्रियो को आप टर्मिनेट करवाइएगा। और इसीलिए मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा, डॉक्टर पास जाएंगे, वेल क्वालिफाइड नर्सेस या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग बोले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके। ठीक है, और ये टर्मिनेशन चूंकि हम लोग खुद इंड्यूस्ड करवाते हैं, अपनी इच्छा से अबॉर्ट करवाते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। अब ये ज़रूरत कब पड़ा, समहाउ अगर कोई छोटी बच्ची सी गेट रेप्ड और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो फेल कर गया, मतलब प्रेग्नेंट हो गई, या फिर रेप हुआ, या फिर कैजुअल इंटरकोर्स हुआ आपके साथ, तो उस केस में आप नहीं चाहती हैं, उस फीटस को डेवलपमेंट होने से रोकना चाहती हैं, तब क्या करिएगा कि आप डॉक्टर पास जाइएगा और उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को टर्मिनेट करवाइएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होती है वो इलीगल तरीके से होता है, अनक्वालिफाइड क्वैक्स और लोगों से किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि फीटस के ऊपर भी और साथ साथ मदर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, इवन किसी किसी को डेथ भी हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड 45 to 50 मिलियन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है हर साल। बट इन इंडिया दिस इज लीगलाइज्ड इन 1971 विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जब मदर और फीटस उन दोनों में से किसी एक को खतरा हो गया या फिर दैट नीड्स हेल्प, तो उस केस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लिए, एंड मेजॉरिटी हमारे समाज में क्या है, मेल चाइल्ड्स की डिजायर होती है, और सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने के बाद अगर आपको लगा कि ये फीमेल चाइल्ड है और उसको अबॉर्ट करने जाइएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन करवाए, दैट इज़ इलीगल थिंग, वो भी इलीगल है। इस केस में जब सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद अगर आप टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड इवन इफ यू हैव डन दिस सेक्स डिटर्मिनेशन, सो यू आर इलीगली रॉन्ग पर्सन, आपको जेल भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस कंडीशन में तो टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर बात आ जाती है कि समहाउ अगर कोई फीमेल है वो रेप्ट हो जाती हैं या फिर उनके फीटस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय वो अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये भी आती है कि जब
जो टर्मिनेशन होता है वो पूरे 9 मंथ का, जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है, तो उसको 3-3 महीने में अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 महीने का होता है, उस केस में चूंकि एम्ब्रियो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है तो उस समय आप इजीली टर्मिनेट करवा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, दैट इज़ मोर देन 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, और उसके बाद 4 मंथ से जब स्टार्ट होगा तब टर्मिनेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी को तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड द एमटीपी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी या और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स, उस केस में मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। और मेजोरिटी क्या बतला है कि मेजोरिटी इलीगल तरीके से किया जाता है, तो मेजोरिटी ऑफ दिस आर परफॉर्म्ड इलीगल बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। उस केस में जच्चा और बच्चा, यहाँ पर देखिए एक टर्म आता है जच्चा और बच्चा, मतलब मदर हुई वो जच्चा हो गई और बच्चा हो गया फिटस, तो उन दोनों का हेल्थ लाइफ खतरे में पड़ जाता है जब आप अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर्स और टू द फीटस और बोथ। नियरली 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world। और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, इसको लीगलाइज किया 1971, डेट याद रखिएगा, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मिसयूज क्या है कि अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन करवा ले तो फीमेल फिटिसाइड को आप अवॉइड नहीं करवा सकते। देखिए ये लिखा हुआ है, एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या मतलब है, फर्स्ट जो 3 मंथ्स का होता है उस समय आप इजीली अबॉर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें जाइगोट ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, और ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है तो टर्मिनेट करवा लेते हैं। इमोशनली बॉन्ड भी उतना नहीं हो पाता है। लेकिन जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपका बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहाँ बन जाता है मदर और फीटस के बीच में, और साथ साथ मदर के वहाँ पर एम्ब्रियो जब डेवलप होना शुरू होता है तब हाथ पाँव डिजिट्स वगैरह ये सब अपेंडेजेस डेवलप होना शुरू करते हैं, तो उस समय समझिए एक क्राइम की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये बात लिखा है कि अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स मीन्स 3 मंथ्स। क्या लिखा हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज रिलेटिवली सेफ एंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। चलिए अब हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जैसा कि नाम बता रहा है क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब वैसा डिजीज जो फिजिकल कॉन्टैक्ट इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड आउट होता है, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग वेनरल डिजीज भी बोलते हैं। और चूंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये लिखा हुआ है आरटीआई लिखा हुआ, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो घबराइएगा नहीं, आरटीआई दैट इज ऑल्सो sexually transmitted disease, STD is also the same, venereal disease is also the same term used for the sexually transmitted disease। और ये जो हम लोग डिजीज देखने वाले हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज सच एज गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्राइकोमोनियासिस, ये सब डिफरेंट सारे STD डिजीज हैं। अब इसमें से देखिए हम क्या इसमें किए हैं, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। बैक्टीरिया इसका क्या है, बैक्टीरिया इसका पैथोजेंस है। और वहीं जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ऑल दिस आर वायरल, ये सब वायरस के थ्रू होता है। और एक जो डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोन से होता है। तो ये ध्यान देकर पढ़िएगा, पूछता है क्वेश्चन इस जगह से, यहाँ पर से आता है। ठीक है, तो अभी जितना भी हम लोग डिजीज देखे, इन सभी में से सबसे ज़्यादा डेंजरस HIV है, और इसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, अच्छा HIV इज ए वायरस, आप यह ध्यान दीजिएगा कि HIV इज वायरस, और इससे जो डिजीज होता है वो होता है एड्स। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, एक है पैथोजेंस, HIV इज ए पैथोजेंस एंड एड्स इज ए डिजीज।
तो क्या बतलाया कि जो ऊपर का जितना भी हम लोग देखे, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, उन सब में से HIV सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी होता है। क्यों खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी और HIV? क्योंकि ये सब का अभी तक मेडिसिन नहीं बना है। और HIV का यानी एड्स का क्यों नहीं मेडिसिन बना है? तो इसलिए कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA का बना हुआ है और हमेशा वो लगातार चेंज होते रहता है। चेंज होने का मतलब क्या बताया कि जैसे इन केस मान लिया कि इसका ATCGC इसका सीक्वेंस है, इसके लिए अगर मेडिसिन बनाए तो ये नेक्स्ट टाइम चेंज होकर हो जाएगा, हो सकता है कि ATGGA इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके लिए दवाई बनेगा, फिर अपने आप को चेंज कर लेगा। तो बोलते हैं क्या कि हेपेटाइटिस ये HIV जो है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल कीप्स ऑन चेंजिंग, लगातार ये अपने आप को म्यूटेट करवाते रहता है और इसी की वजह से इसका हम लोग अभी तक मेडिसिन क्योर 100% मेडिसिन नहीं बना पाए। बट यस, वी हैव मेड मेडिसिन दैट इज कॉल्ड द AZT, अजीडोथायमिन। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकता है, कुछ साल बढ़ा सकता है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, इस तरीके से डिले कर सकता है, बट क्योर नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जितना भी हम लोग ऊपर डिजीज देखे, उन सब में से हेपेटाइटिस बी, HIV और साथ साथ जेनिटल हर्प्स, इन तीनों को छोड़कर बाकी सब क्यूरेबल है, बाकी सब क्यूरेबल है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, ये सिर्फ फिजिकल इंटरकोर्स या फिजिकल इंटरेक्शन से नहीं बढ़ता है, फैलता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर इन्फेक्टेड मदर हैं तो वो फीटस को हो सकता है। इसके अलावा नीडल्स या सिरिंज या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन का, तब भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या है कि ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज STD, वेनरल डिजीज दैट इज कॉल्ड VD और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। There are different types of sexually transmitted disease such as gonorrhea, syphilis, chlamydiasis, genital herpes, genital warts, hepatitis B, HIV, trichomoniasis. इसमें से क्या है, HIV infection is most dangerous than the and then hepatitis B. सबसे ज़्यादा खतरनाक HIV है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, इसके अलावा क्या बात बतलाया कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन, ऑल अदर्स आर कंप्लीटली क्यूरेबल। बाकी सब अगर डिटेक्ट हो जाता है तो 100% क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाइएगा। लेकिन हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, HIV मतलब एड्स हो जाता है, या फिर जेनिटल हर्प्स हो जाता है, इन सभी का अभी तक मेडिसिन 100% क्योर करने वाला नहीं बना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो HIV या फिर हेपेटाइटिस बी कैसे स्प्रेड आउट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस बी, क्या बात किए थे कि शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है। और इसके साथ साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट्स भी तो होता ही है। और इन सभी का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है, और ये अर्ली सिम्टम्स अगर पहचान लिए तब तो 100% क्योर हो जाइएगा। लेकिन कभी कभार ये सिम्टम्स इतने नॉर्मल होते हैं कि यह समझ में नहीं आता है, इसलिए इसका डायग्नोसिस लंबे समय बाद होता है, तब तक अच्छे खासे बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, पूरा बॉडी में फैल चुका होता है, तब जाकर ये डिटेक्ट हो पाता है। मतलब इसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए तो हम लोग बात कर लें इसका अर्ली सिम्टम्स की। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको स्लाइट पेन्स होगा, कहाँ पर, जेनाइटल रीजन में। इसके साथ साथ जब पेन होता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होगा, और इचिंग तो फंगल भी होता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, चलो लगता है कि ये फंगल है, मेडिसिन लेंगे, फंगिसाइड्स लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि इसका डिटेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि जो वहाँ पर वाइटिश सिक्रीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड डिस्चार्ज, और वो फॉली स्मेल्स, वो थोड़ा गंदा स्मेल करता है। दैट इज द अर्ली सिम्टम्स ऑफ HIV और हेपेटाइटिस और डिफरेंट STD डिसीजेस। लेट सिम्टम्स क्या होगा, तो लेट अगर जब ये सब डिटेक्ट नहीं हो पाएगा तो आगे जाकर क्या होता है, स्टिल बर्थ होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
लेट कॉम्प्लिकेशन, अब देखिए लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जब अर्ली सिम्टम्स डिटेक्ट नहीं हो पाता है तब क्या होता है, स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ क्या होता है, कभी कभार ये सुने होंगे क्या कि किसी फीमेल को बच्चा जब डिलीवर होता है तो मरा हुआ पैदा होता है। तो जो मरा हुआ पैदा होता है, डेड बेबी पार्चुरेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिल बर्थ, मतलब कि वो फीटस मदर्स बूम में ही मर गया, दैट इज कॉल्ड द स्टिल बर्थ। इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता है। इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े हैं, तो बतला सकते हैं कि इक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। इक्टॉपिक प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं कि आपको क्या पता है फीटस कहाँ इम्प्लांट, जायगोट कहाँ इम्प्लांट होता है, यस दैट्स राइट, यूट्रस में होता है। तो यूट्रस को छोड़कर अगर वो इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में कर जाए या फिर अदर देन यूट्रस कर जाए कहीं भी, उसको हम लोग बोलते हैं इक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर है। तो क्या बोले कि इक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, मतलब आपका जो पेल्विक है वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इसका जब खतरा बढ़ता है तो आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर कि इन सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे रोकथाम किया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप अननोन पार्टनर के साथ सेक्स ना करें, और साथ साथ मल्टीपल पार्टनर के साथ भी सेक्स ना करें। इसके अलावा आप कॉन्डोम यूज करिए ड्यूरिंग क्वाइटस, और जब आपको डाउट लगता है तो आप डॉक्टर से जाकर मिलिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि जैसे आप सैलून में जाते हैं, रेजर इस्तेमाल होता है, ब्लेड्स इस्तेमाल होता है, आप उस रेजर को सैलून में को बोलिए कि वो डिप करके, मतलब कि डिटॉल्स में, या उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके यूज़ करें। ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उस ब्लड को चेक करिए कि दैट शुड नॉट बी इन्फेक्टेड विथ HIV। बट वो तो पॉसिबल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेडिकल ट्रांसफ्यूजन होता है वो सभी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ब्लड हमेशा चेक फॉर्म में होता है, वो चेक किया हुआ रहता है कि उसमें किसी भी HIV इन्फेक्शन तो नहीं है, और रहता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब कि जब आप ब्लड बैंक में जाइएगा, जो भी ब्लड आता है वो सब सारे के सारे टेस्टेड होते हैं, तो वहाँ तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन सैलून में जाते हैं, वहाँ पर आप रेजर को सैनिटाइज करके यूज़ करने के लिए बोलिए। ब्लेड्स अगर यूज़ करता है, ब्लेड चेंज करवा दीजिए। सिरिंज डिस्पोजेबल होना चाहिए, एक सिरिंज दोबारा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि मे बी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको नीडल लगा, इंजेक्शन लगा हो, और सेम नीडल अगर हेल्दी पर्सन को लगेगा, तब वो क्या हो जाएगा, डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इसको बचा जा सकता है। और मिसकॉन्सेप्ट मत रखिए अपने दिमाग में, ये मत रखिए कि मच्छर के काटने से हो जाएगा, या किसी अगर एड्स पर्सन है तो उसके साथ रहने से, खाने से, किसिंग से हो जाएगा। नहीं, ये गलत धारणा, ये उससे नहीं फैलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, ये थोड़ा NCERT से अलग हटकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी कभार पूछ देता है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर दिए हैं कि अब जैसे क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडिया को टेस्ट कैसे किया जा सकता है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस IgM, और IgM क्या है, एंटीबॉडी M। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एंटीबॉडी M का टेस्ट करने से क्लेमाइडिया का टेस्ट हो जाता है। गोनोरिया को टेस्ट करते हैं, गोनोरिया DNA टेस्ट करते हैं। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन G, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी G है, उसकी टेस्ट करते हैं। IgM फॉर द जेनाइटल हर्ब्स। VDRL टेस्ट पूछा हुआ है, VDRL टेस्ट सीरम टेस्ट करते हैं सिफिलिस के लिए। हेपेटाइटिस B के लिए भी पूछा हुआ है, हेपेटाइटिस B एंटीजन टेस्ट करते हैं। हेपेटाइटिस C के लिए एंटी HCV कार्ड टेस्ट करते हैं, और एलाइजा टेस्ट करते हैं हम लोग एड्स के लिए करते हैं, ये भी पूछा हुआ है। तो इसमें 2-3 तो आपको जरूर याद रखिएगा, सिफिलिस के लिए पूछा हुआ है, हेपेटाइटिस B के लिए पूछा हुआ है, और एड्स के लिए पूछा हुआ है। एलाइजा टेस्ट क्या है, एलाइजा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। क्या बोले, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, नो डाउट पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकथाम के लिए पढ़ रहे हैं, सारे कुछ पढ़ लिए।
लेकिन बिना इनफर्टिलिटी के ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हम लोग इनफर्टिलिटी भी इसमें डिस्कस करते हैं। अब ये इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब क्या हुआ? इनएबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब बच्चा नहीं उत्पन्न करने की जो एबिलिटी है, मतलब कि वो फेल कर रहे हैं, कोई कपल मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी जिनसे बच्चा नहीं हो रहा है, उसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इसके लिए डिफरेंट सारे रीजन्स हैं, साइकोलॉजिकल हो गया, इम्यूनोलॉजिकल हो गया, ड्रग्स हो गया, किसी तरीके का ड्रग्स ले रहे होते हैं तब, या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, उसके कारण भी होता है। कभी कभार कॉन्जेनाइटल डिजीज, जैसे हम लोग पीछे अभी पढ़े सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा फिजिकल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब इनफर्टिलिटी को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी इंडिया में है, और हमारी सोसाइटी थोड़ा सा पीछे है इसमें, क्योंकि किस लिए बोल रहे हैं कि आप अपने घरों के आसपास देखिएगा, किसी कपल को अगर बच्चा नहीं होता है तो देखिए उसमें क्या होता है, शादी हुई, नई नई शादी हुई, 1 साल तक सासू माँ वेट कर लेंगे, 1 साल के बाद बोलेंगे क्या बहू पोता का मुँह नहीं दिखाओगी? चलिए 1 साल भी वेट कर लिए, 2 साल भी वेट कर लिए, 3rd साल में क्या होगा? बेटे को क्या बोलेगी? बेटा जाओ बहू को दिखवाओ, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर से मिल लेना, दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगा। अगर वो बढ़ के 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, तब कहेंगे क्या? चिंता मत करो बच्चे, आपको तुम्हारी हम दूसरी शादी कर रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर इनफर्टिलिटी होती है, चाहे जो भी रीजन हो सकता है वो फैमिली प्लानिंग किए हुए हो, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे जो भी, जिसकी भी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होती है, ब्लेम किसको करते हैं? फीमेल को ब्लेम करते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी डायरेक्टली ब्लेम कर देते हैं फीमेल को, ठीक है। लेकिन इसकी एक क्या है कि जो मेजोरिटी होती है वो मेल्स के तरफ भी होती है, मतलब कि मेल भी इनफर्टाइल होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या है, डायरेक्टली ब्लेम कर देते हैं फीमेल को, ठीक है। तो अगर रीजन देखा जाए, टॉप रीजन देखा जाए, तो पुअर स्पर्म क्वालिटी या काउंट जो होता है मेल का पास 41% कंट्रीब्यूट करता है कि उसके पास, मतलब मेल कंट्रीब्यूट करता है 41%, जिसका मतलब कि पुअर स्पर्म काउंट होते हैं। और वहीं पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जो कि फीमेल में होता है, दैट ओनली कंट्रीब्यूट्स 40%। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेजोरिटी किसकी हो गई? मेल की हो गई, लेकिन फिर भी हमारे समाज में फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इनफर्टिलिटी मीन्स इनएबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। द रीजन्स में भी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल। ड्रग्स में हम लोग टोबैको भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें, और किसी तरीके का अगर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो भी वो कंट्रीब्यूट करता है इनफर्टिलिटी की तरफ। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल्स बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। मेल पार्टनर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हो रहा है। टॉप रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी, देखिए हम लोग बात करें टॉप रीजन्स, उसमें क्या है? पुअर स्पर्म काउंट दैट कंटेंस 41% कंट्रीब्यूशन रहता है, और वहीं पे पीओसीडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जो 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एक डेटा हम यहाँ पर बतला रहे हैं, ये अदर देन एनसीईआरटी है। क्या है कि देखिए हम लोग क्या पढ़े, फीमेल में पीओसीडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीकॉस जिसको बोलते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा अगर फीमेल के केस में जेनाइटल टीबी हो गया, तब क्या करता है वो, फैलोपियन ट्यूब का, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, उसको ब्लॉक कर देता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया, इनफर्टिलिटी हो गई, जेनेटल टीबी। ओबेसिटी, ओबेसिटी मेल्स, अगर 18 ईयर्स प्लस मेल्स अगर ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तब वो स्टेरिलिटी क्रिएट कर देता है। और WHO के अनुसार टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सभी कंट्रीब्यूट करता है। और साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या बोले थे, इन्फेक्शन बोले थे, वो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। और ये दोनों में हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों में। जब भी आप सुनिएगा कि कोई कपल दिखवाने के लिए जाता है डॉक्टर के पास, तब क्या करता है, फीमेल को पहले आगे करता है, फीमेल को दिखवाता है, अपना नहीं। अपने बोले क्या, इन्हीं में प्रॉब्लम है, इन्हीं को चेक कर लीजिए। जब सब कुछ फीमेल का ओके हो जाता है, नहीं फीमेल ठीक है, तब जाकर वो डरे डरे जाकर अपना आप को चेक करवाता है। ये हमारी तो सोसाइटी है। चलिए खैर इसकी बातों को छोड़िए, हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं
कि जब इनफर्टिलिटी हुई, डॉक्टर पास गए, चेकअप हुआ, चेकअप होने के बाद क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो उसको करेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेडिसिन दिया जाएगा डायग्नोसिस के बाद, और वो ठीक हो जाएगा। समहाउ अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तब हम लोग फिर सहारा लेते हैं वैसा कपल जो फर्टिलिटी नहीं गेन कर सकते हैं मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद भी, चाहे फिर सारे डिजीज ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो नहीं गेन कर पाते हैं फर्टिलिटी को, तब सहारा लेते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी को। और वहाँ पर क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए असिस्ट करता है टेक्नोलॉजी, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ART, असिस्टेड, क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग अभी आज के टाइम में सुनते होंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यही है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। इसमें करते क्या है कि अगर फीमेल है, कपल है, मान लीजिए दो कपल, एक कपल है, मेल भी स्टेराइल है और फीमेल भी स्टेराइल है, इनफर्टाइल है, तो क्या करेंगे कि वहाँ दोनों से स्पर्म और ओवम लाकर आर्टिफिशियल कंडीशन में लैब में उसको फर्टिलाइज करवाते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कैसे करते हैं। जो देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं कि ये देखिए, ये है आपका एग, ओवम, यहाँ पर इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस इसमें डाल देते हैं, तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू होगा और उस एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं वुमेन्स के यूट्रस में। ये तो शॉर्ट में है। इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कि जो बेबी पूरा डेवलपमेंट हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब में ही हो रहा है। ठीक है बच्चे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का देखिए यहाँ पर टर्म आता है क्या, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। क्या बोल रहे हैं, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर अगर कुछ हो रहा हो उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर एक और टर्म आता है कि अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए तो हम लोग बोल दिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन नॉर्मल कंडीशन में विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट मीन्स फाइलोपियन ट्यूब में हो रहा है, वो वैसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, तो वैसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इन वीवो। इन वीवो जो कि नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन कहने का मतलब क्या, नेचुरल कंडीशन में मीन्स फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में नेचुरल कंडीशन, फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब और क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा, और ये सिमिलर कंडीशन जैसे इन विवो कंडीशन में होता है उसी तरीके से लैब में उस कंडीशन को क्रिएट करके हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। और फिर जब वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल बॉडी में। तो देखिए प्रोसेस, इसको देखिए कैसे होता है, प्रोसीजर देख लिए कि प्रोसीजर में क्या है, हस्बैंड या फिर डोनर, मेल जो भी रहे उसमें से स्पर्म ले लिए, फीमेल या वाइफ या फिर कोई डोनर रही वहाँ से ओवम ले लिए, इस दोनों को लेबोरेटरी में हम लोग कर दिए फर्टिलाइज्ड स्टिमुलेटेड कंडीशन में। और फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन जाएगा, जायगोट। तो जायगोट बनने के बाद दो प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कि वो जायगोट जो एम्ब्रियो बनने जा रहा है वो 8 ब्लास्टोमेयर तक बनता है। 8 ब्लास्टोमेयर क्या बतला रहा है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, जायगोट एक बार में 2 बार डिवीजन, मतलब ये जायगोट है, ये स्प्लिटिंग हुआ, 2 ब्लास्टोमेयर सेल बन गए, फिर और स्प्लिटिंग हुआ 4 बन जाएंगे, थर्ड स्प्लिटिंग में 8 बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर 8 ब्लास्टोमेयर का बन जाता है जायगोट तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज में होता है, ब्लास्टूरा स्टेज में, दैट इज 16 to 32, दैट इज 16 to 32 ब्लास्टोमेयर सेल्स का रहता है, तब जाकर इम्प्लांट करता है। तो चूंकि ये भी 8 ब्लास्टोमेयर को है तो इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चूंकि ये जायगोट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग जिफ्ट बोलते हैं। क्लियर बात, क्लियर है। चलिए अच्छा, दूसरा बात क्या हो गया कि अगर ये हुआ 8 ब्लास्टोमेयर सेल तक, लेकिन अगर वो नेक्स्ट डिवीजन हो गया 16 ब्लास्टोमेयर्स का हो गया या फिर 32 ब्लास्टोमेयर्स का हो गया, तब तो वो रेडी टू इम्प्लांट्स विद द यूट्रस, वो एकदम रेडी है।
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, यूट्रस में। और जब चूँकि इसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। और चलिए इंटरेस्टिंग की बात ये है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और इस जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब में सारा कुछ हो गया। क्या इसमें हो गया, टेस्ट ट्यूब में जायगोट बनाया हम लोग, और जायगोट बनाने के बाद फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में डेवलप होने के लिए या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और या तो फिर उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म हम लोग पढ़े, एक जिफ्ट पढ़े और एक IUT पढ़े, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र एंड जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। चलिए, और ये टेक्निक इस टेक्निक के थ्रू सबसे पहला जो बच्चा हुए पूरा दुनिया भर में, उनका नाम आपको पता है? चलिए देखिए, सुन लीजिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? वो है लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन ये वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिसका नाम क्या है? लुइस ब्राउन। और वही अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सेकंड नंबर पर आ जाएगी, और उनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। ऐसे उनका नाम दिया गया दुर्गा। ये रही 3 अक्टूबर 1978, चूँकि उसमें नवरात्रा चल रहा था इसलिए दुर्गा नाम रखा गया। और जो डॉक्टर करने वाले थे, कभी कभार डॉक्टर का भी नाम पूछ देता है, तो याद रखिएगा सुभाष मुखर्जी, देखिए क्रिएटर ऑफ दुर्गा, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएट किया गया इंडिया में भी, और वर्ल्ड में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन हुई? लुइस ब्राउन। और इंडिया में फर्स्ट कौन हुई? कनुप्रिया अग्रवाल, ठीक है। चलिए अब कुछ और टेक्निक्स की बात करते हैं। मान लिया कि एक कपल है और उस कपल में फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बाकी सब वो नॉर्मल फीमेल की तरह बिहेव करती है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन उनके फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, इम्प्लांटेशन उनके यूट्रस में हो जाएगा, लेकिन संजोग से किसी कारणवश ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? कोई डोनर फीमेल से एग लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? उस कपल के पास, उस कपल के फैलोपियन ट्यूब में। तो चूँकि हम लोग गैमेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम लोग ओवम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वैसे टेक्निक को बोलते हैं हम लोग गिफ्ट बोलते हैं। क्या हुआ? गिफ्ट इज ए शॉर्ट फॉर्म। गिफ्ट का GIFT, G फॉर गैमेट, I फॉर इंट्रा, A फॉर फैलोपियन एंड T फॉर ट्रांसफर, मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये क्या इसमें है, ओवम डोनर फीमेल से ले लिए, ठीक, और उनको ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पर? उस फीमेल का जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो अभी ये ओवम बाहर से आ गया है और बाकी पूरा नॉर्मल प्रोसेस उनके बॉडी में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नेक्स्ट को क्या बोलते हैं कि अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्म ये रहा एग, ओवम, ठीक है, और इसके अंदर में साइटोप्लाज्म है। समहाउ क्या कर सकते हैं कि जब मेल का स्पर्म में भी वो मोटिलिटी उसमें कम है या स्पर्म काउंट कम है, लेकिन उसको चाहिए अपना ही बच्चा, तब क्या करेंगे? उसके स्पर्म को लेंगे और उस स्पर्म का न्यूक्लियस डायरेक्टली हम लोग इस ओवम में इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे नीडल्स के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर देंगे। तब क्या होगा कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस इसके ओवम का न्यूक्लियस में आएगा और फर्टिलाइज कर देगा, जायगोट बन जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म किसका? एग का, ओवम का, और स्पर्म को इंजेक्ट किए। तो इसीलिए इस टेक्निक को हम लोग बोले ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
देखिए लिखा क्या है कि स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम एंड फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड इनटू द वुमेन्स यूट्रस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि कभी कभार किसी मेल पार्टनर अनेबल रहता है टू इंसेमिनेट, मतलब कि कोई कोई मेल पार्टनर रहता है वो इंसेमिनेट करने में, कॉपुलेट करने में अक्षम रहता है, मतलब उसका स्पर्म, उसका जो सीमेन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, समहाउ किसी भी तरीके से वो फीमेल बॉडी में स्पर्म को नहीं डाल सकता, नहीं सेंड कर सकता है। तब क्या करते हैं कि उस समय सीमेंस को कलेक्ट किया जाता है और उसको किसी तरीके से टेस्ट ट्यूब से या फिर माइक्रो पिपेट्स के थ्रू फीमेल बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, सीमेंस कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजिना और इनटू द यूट्रस, एंड दिस इज कॉल्ड द इंट्रायूट्राइन insemination of the female. This technique is useful for male partners having inability to inseminate female or having low sperm count etc. तो ये सब के कारण क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेते हैं कि ताकि वो उन्हीं कपल का स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज करें। ठीक है, क्लियर बात। चलिए अब प्रॉब्लम क्या क्या आता है, ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या आता है। तो जैसे हम लोग इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की बात किए, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या बात किए कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, मतलब लैब में होता है, और लैब में फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, एक्सपर्टाइज हैंड किया जाता है, तो ये जो टेक्निक्स है वो महंगा हो जाता है, लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। और जब इनविट्रो के लिए जाइएगा, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जाइएगा, IVF टेक्नोलॉजी की तरफ जाइएगा, तब क्या होता है कभी कभार, देखिए ये इसका रेट फ्लैक्चुएट करते रहता है, हो सकता है 4 से 5 हो सकता है नॉर्मली 3 से 5 सीटिंग में ये टेक्निक आपको सूट कर जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब एक सीटिंग का लगभग कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ हो जाता है, या उससे हायर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये जो ART है, ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की वजह से ये इस टेक्निक का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात कि कभी कभार इमोशन बीच में आ जाता है, रिलीजियस आ जाता है या सोशल प्रॉब्लम्स आ जाता है कि कोई कोई क्या बोलते हैं कि नहीं, किसी रिलीजन में क्या होता है कि हम नहीं, अपना बच्चा अपना खुद का चाहिए, किसी और से चीज़ से नहीं, वहीं इमोशन भी जाग जाता है, और साथ साथ सोशल प्रॉब्लम से डिफरेंट सारे लोग क्या बोलेंगे क्या समझेंगे इस तरीके से। तो बेस्ट टेक्निक क्या है कि अगर वैसा कपल जो इनफर्टिलिटी है, वो इनफर्टाइल है, तो वैसे कपल सिंपल बेस्ट तरीका यही है कि आप लीगली अडॉप्ट कर लीजिए किसी चाइल्ड को, दैट इज द बेस्ट मेथड। तो देखिए लिखा है प्रॉब्लम्स ऑफ ART, इट रिक्वायर्स हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, सो देयरफॉर दिस फैसिलिटी अवेलेबल ओनली वेरी फ्यू सेंटर्स। इसके अलावा इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन इज legal adoption is one of the best method for the couples who looking for the parenthood। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को बहुत गहराई से डिटेल से समझे, एंड आई होप कि इस चैप्टर से अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए बच्चे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।